Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 371 Footage, रुद्रांश का शैतानी दिमाग। उसे सालों पहले ही पता चल गया था कि उसकी बहन की दिल में कितनी नफरत भरी पड़ी है। पर ये बात वो किसी को बता तो नहीं सकता था ना, क्योंकि वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। वो कहना चाहता था कि उसकी बहन ये पागलपन छोड़ दे, जिसे वो प्यार कहती है वो सिर्फ पागलपन था। गीता को भी कोई ना कोई पसंद करता होगा, पर गीता को हमेशा वही चाहिए था जो भी मीता के पास होता था। इसलिए तो गीता सोचती थी कि मीता को सब पसंद करते हैं, उसे नहीं। जबकि ऐसा केश भी नहीं था। अब आगे सब गीता को भी मीता के जितना ही प्यार करते थे। उल्टा देखा जाए तो घर में तो धीरज जी और विपिन जी दोनों अपनी सगी बहन मीता से ज्यादा गीता को तवज्जो देते थे। वो गीता की हर ख्वाहिश को पूरी करते थे जब गीता छोटी थी। इसलिए नितिन गीता से ज्यादा मीता से प्यार करता था, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानता था। भले ही उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और वो रत्नाकर पाठक के उसके बड़े पापा थे, पर उनके डैड के पास भी बहुत प्रॉपर्टी थी, जिसे लेने के लिए उनकी एक दोस्त ने ही उसके मॉम और डैड का एक्सीडेंट करवा दिया था। ये बात जानने के बाद रत्नाकर जी ने उस इंसान को मार दिया और सारा प्रॉपर्टी नितिन के नाम कर दिया। जबकि नितिन तब ये सब प्रॉपर्टी और सत्ता की बातें समझने के लिए बहुत छोटा था। रत्नाकर जी चाहते तो वो सारा प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नितिन उनकी रिस्पेक्ट करता था और उन्होंने उसे और गीता को घर पर भी रखा, और सुकांती चाची तो उन्हें अपने खुद की बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि गीता अपनी पागलपन में आकर कुछ भी गलत करे। अगर उसे पता होता कि गीता संजय को पसंद करती है, तो वो गीता को जरूर रोकता, वो उसे नीरज से भी शादी नहीं करने देता। पर अब इसका कोई फायदा नहीं था, जो होना था हो चुका है। वो अभी खुद ही लाचार है, वो भी अपनी खुद की बहन की वजह से, जो उसे जान से मार देना चाहती है, पर नहीं मार रही है, क्योंकि अगर वो मर गया तो नीरज उसे नहीं छोड़ने वाला था। क्योंकि नितिन वो चाबी था जिसकी मदद से वो मीता को पा सकता था, वरना गीता तो उसे कब का मार चुकी होती। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे सबसे ज्यादा मीता और अपनी बीबी और बेटी की चिंता थी, जो यहाँ ज्यादा नहीं आ सकते थे। खास करके मीता को यहाँ आना अलाउड ही नहीं था। गीता जी हमेशा उन्हें कहती थी कि कैसे उनकी बीबी निर्मला को घर में शोभिता परेशान करती है, और उसकी बेटी को भी कोई अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ताकि नितिन जी की गुस्से से दिमाग का नस फट जाए और वो मर जाए। अगर वो उन्हें मरेगी तब सारा शक उन पर ही जाएगा, पर अगर नितिन जी का दिमाग का नस फट जाए तो ये एक नेचुरल डेथ साबित हो जाएगी। नीरज चाहकर भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डेथ नेचुरल है। नितिन भी सालों से कोमा में है। गीता जी का एक बार दिल नहीं कांपा ये सोचने से पहले कि नितिन जी उनके खुद के भाई थे, जिनके हाथों में वो हर साल राखी बांधती थी। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद गीता ने जब देखा आज भी नितिन के इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम पता नहीं कितना ढीठ हो, तुम्हें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तुम जब तक हो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ, पर तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मजबूर कर रहे हो। इतना कहकर गुस्से में अब उसे घूरते हुए तिल मिलाकर बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में मेन हॉल में बैठे सब उस हॉस्पिटल रूम की फुटेज देख रहे थे, जो अभी अभी गीता पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी और नितिन को मारने के लिए तुली हुई थी। सब हैरान थे। हे भगवान, ये औरत कितनी जहरीली है, जो आपने खुद के ही भाई को मारने पर तुली हुई है। पता नहीं ये औरत क्या करेगी मीता और मेरे बच्चे जैकी के साथ। अब तो ये दोनों ही पाठक विला में है, और ये औरत तो जब चाहे वहां जा सकती है। और उसने ही मेडिसिन मिलाया होगा जैकी के खाने में। मुझे लगता है अब जब हमें सब सच पता चल चुका है तो हमें मीता और जैकी को वहां रहने देना नहीं चाहिए, कल्पना जी चिंता से बोली। तो कनक जी बोली, बहू तुम ठीक कह रही हो, ये तो मुझे पागल लग रही है। मतलब आपने खुद की भाई का भी इसने खुद ही एक्सीडेंट करवाया था, और अब जब वो जिंदा है तो ये चाहती है कि वो ब्रेन की नस फटने की वजह से मर जाए। कितनी ज्यादा सेल्फिश और घटिया औरत है ये। मुझे भी अब मीता और जैकी के लिए डर लग रहा है। हमें उन्हें यहाँ ले आना चाहिए। कल्पना जी और कनक जी की बात सुनकर बाकी सबने भी हमें सिर हिला दिया।
उन्हें भी यही लग रहा था कि ये औरत एकदम पागल है। आपने पागलपन में आकर ये कुछ भी कर सकती है। तभी दक्ष हंसते हुए बोला, चाचू क्या आपका इतना ज्यादा चाम था जवानी में, जो चाची की बहन आपके पीछे इतना ज्यादा पागल है। उसकी बात सुनकर संजय जी अपनी बालों में हाथ फेर कर बोले, हाँ चाम तो था, पर मुझे तुम्हारी चाची के सिवा कोई लड़की पसंद ही नहीं है। खास करके ये घटिया औरत, पहले भी ये मुझे पसंद नहीं थी। जब भी मैं इसे देखता था मुझे गुस्सा आता था, पर बाद में जब इसने नीरज से शादी कर लिया था, तो मुझे लगा नीरज के साथ रहकर ये सुधर गई होगी। पर मुझे क्या पता था कि नीरज ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा, और दोस्त होकर भी पीठ पीछे बार करेगा, और ये औरत, इसने भी मेरे पहले बच्चे को मार दिया। इन दोनों को मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ, मुझे भी इन पर गुस्सा आ रहा है चाचू, कोई कैसे इतना घटिया और सेल्फिश हो सकता है, जो एक माँ की पेट में ही बच्चे को मार दे। नव्या भी गुस्से से बोली। बाकी सब भी गुस्से में थे, अब सबूत भी था उनके पास, अब वो नीरज और गीता दोनों को नहीं छोड़ने वाले थे। पर उसकी एक बेटी भी है, इन दोनों को अगर आप जेल भेज देंगे, तो क्या वो लड़की पाठक फैमिली में रहेगी? अखिलेश जी ने पूछा। पता नहीं, तब वो जहाँ चाहे रह सकती है, वो अभी बच्ची है, स्कूल में पढ़ रही है। वो हमेशा से हॉस्टल में रही है। एक तो मिस्टर नीरज शुक्ला को उनकी बेटी दीपिका पसंद नहीं है, क्योंकि वो गीता के साथ कोई बच्चा ही नहीं चाहता था, जिसके जरिए गीता उससे पैसे ले सके, और गीता को भी अपनी बेटी से ज्यादा प्यार नहीं है। उसने उसे हॉस्टल में डाल दिया था जब वो सिर्फ 8 साल की थी। वो अभी 15 साल की है और स्कूल में है। 7 सालों से गीता बस कभी कभी उससे मिलने जाती है, पर इन 7 साल में नीरज एक बार भी उससे मिलने नहीं गया। ना ही वो दोनों उसे घर आने देते हैं, जब भी वो आती है 2 दिन ही रहती है। जब भी वो आती है अपनी मॉम डैड के बीच झगड़ा देखकर वो रोती रहती थी, और अब तो उसने घर आना ही बंद कर दिया है। ईशानी की बात सुनकर सबको दीपिका के लिए थोड़ा बुरा लगा। माँ, यह बाप बुरा है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्चे भी बुरे हो। उन्हें तरस आ रहा था दीपिका पर। सच में अगर कोई आपको कहे कि आप एक अनवांटेड चाइल्ड हो तो आपको तो बुरा लगेगा ही ना। ऊपर से घर पर हमेशा झगड़ा देखकर उस छोटी बच्ची की दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। ये औरत तो अपनी खुद की जन्म किए बच्ची के लिए भी एक अच्छी मां नहीं पान पाई। कनक जी सिर हिलाकर बोली। अब सब इस भयानक औरत से मीता जी और जैकी को दूर रखना चाहते थे। तभी ईशानी ने दोनों बच्चों को देखा जो अपने अपने काम में बिजी थे। रुद्रांश चुपचाप सीरियस फेस लेकर एक गैजेट के साथ कुछ कर रहा था, और रुद्रांशी डेनी के साथ खेल रहा था। ईशानी ने जाकर उन दोनों का दूध ठंडा किया और फिर बोतल में भर के उन दोनों के पास ले आई। उसे पता था उसके दोनों बच्चों को भूख लगी होगी। ईशानी डे से ही दूध लेकर आई। दोनों ने उसकी तरफ देखा। रुद्रांश को बोतल का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी वो अपनी मोम के हाथ से पी लेता था। वरना अगर कोई और उसे पिलाता तो वो जरूर उसकी मुंह पर ही बोतल फेंक कर दे मारता। एक बार तो उसने मोक्ष के ऊपर सारा मिल्क फेंक दिया था, मुंह से पिचकारी की तरह, जो आज भी सबको याद था, क्योंकि उस दिन मोक्ष उसे दूध पिला रहा था। वहीं ईशानी ने डैनी को एक बोतल दे दिया रुद्रांशी के लिए, क्योंकि उसे पता था उसकी बेटी अब डैनी के गोद से नहीं आने वाली। तभी वो डे से ही रुद्रांश को पिलाने वाली थी। मोक्ष ने उसकी हाथ से बोतल छीन लिया और बोला, आज इस पिद्दी को मैं दूध पिला देता हूँ। इतना कहकर उसने बोतल को रुद्रांश की मुंह में डाल दिया। तो रुद्रांश ने गुस्से से घूर कर अपने डैडी को देखा। डे से कह रहा हो क्या कोई ऐसे किसी को पिलाता है? उसकी मोम उसे कितनी प्यार से फीड करवाती थी। रुद्रांश की गुस्से से मोक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने एक तिरछी स्माइल दिया और मन ही मन बोला, बड़ा आया आपने बाप से ही पंगा लेने वाला। उस दिन मुझ पर दूध फेंका था, आज मेरे हाथ से ही पियो। जब देखो तब मेरी बीबी को मुझसे दूर करने की कोशिश करता है ये नालायक बच्चा। इतना सोचते हुए मोक्ष ने रुद्रांश की मुंह से अच्छे से बोतल को ठूस दिया। वहीं रुद्रांश, जो और भी गुस्से में आ गया था, वो रोने लगा। उसे रोते देख सब परेशान हो गए। वहीं दक्ष और बाकी सब एक ड्रामा देखने के लिए तैयार थे। उसकी रोने की वजह से ईशानी ने धीरे से उसकी मुंह से बोतल को निकाला। मोक्ष ने उसे चिढ़ते हुए देखा, ये लड़का बहुत चालाक है। उसने मन ही मन सोचा, उसके हाथ से मैं पीना है इसलिए ये रो रहा है।
उसने जैसे ही रुद्रांश को देखा, रुद्रांश ने उस पर अपने मुंह में को मिल्क था उसे उस पर उगल दिया। ये देखकर मोक्ष का तो मन कर रहा था, अभी इस लड़के को यहाँ से बाहर फेंक दे। पर उसकी बीबी जो इस लड़के की प्रोटेक्टर थी, वो कैसे उसे फेंकता। मोम, डैडी, रू, इतना कहकर रुद्रांश ने अपने फेस को अपनी मोम की सीने में छुपा लिया। फिर तिरछी नजरों से आपने डैडी को देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रहे थे। मोक्ष को गुस्से में देखकर रुद्रांश ने बस स्माइल किया, फिर अपनी मोम की सीने में मुंह छुपा लिया। ये देखकर मोक्ष गुस्से में अपना दांत किटकिटाते हुए बोला, देखा बीबी, उसने कैसे मेरे ऊपर दूध को थूका। ये बस तुम्हारी सामने ही मासूम बनता है, पर एक नंबर का शैतान है ये लड़का, देखो अभी कैसे हंस रहा था। वो बच्चा है हब्बी, आप उसे कैसे डांट सकते हो। मैं तो खुद उसे दूध पिलाने वाली थी, आपने ही बॉटल छीन लिया। दीजिए मैं उसे पिलाती हूँ। इतना कहकर ईशानी ने मोक्ष के हाथ से बॉटल ले लिया और रुद्रांश को पिलाने लगी। वहीं मोक्ष गुस्से से रुद्रांश को घूर रहा था। ये लड़का अभी से उसकी बीबी को उससे छीन रहा था। वहीं रुद्रांश ने मोक्ष की तरफ देखकर एक टेडी स्माइल किया। दे से कहना चाहता हो, मेरी मोम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करती है। मेरी मोम सिर्फ मेरी है। रुद्रांश इस वक्त सच में मोक्ष को चिढ़ा रहा था। बीबी, तुम इस पिद्दी की साइड ले रही हो, आपने हब्बी को छोड़कर। वो हमारा बेटा है हब्बी, ईशानी ने सिर हिलाकर कहा। मोक्ष का मुंह बन गया। वहीं बाकी सबको तो हंसी आ रही थी, उन्हें मोक्ष और रुद्रांश का ये नोक-झोंक बहुत पसंद था। वहीं दूसरी तरफ देशमुख विला में तरुण इस वक्त अपने रूम में था। वो आज ही डिस्चार्ज होकर घर आया था। उसके हाथ में और सिर में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और उसके सिर पर अभी भी चोट के निशान थे। वो बेड पर बैठा हुआ था, उस पूरे रूम में खामोशी फैली हुई थी। सागर जी भी जानते थे कि जरूर तरुण ने कुछ बहुत गलत किया होगा, वरना मोक्ष कभी उसे नहीं मारता। पर पहले मोक्ष और तरुण जो भाई की तरह थे, अचानक से ये क्या हो गया, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। और तरुण भी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तरुण ने अपने फोन में ईशानी की फोटो को देखा और हाथ फेरते हुए बोला, मुझे पता है तुम उस मोक्ष भाई के साथ खुश नहीं हो। मुझे पता है वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं। उन्हें बस अपना फायदा नजर आता है।